हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेरपनिशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2023 के ऑल पीवाईक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 8 है। ठीक है, इससे पहले हमारी वीडियो के 7 पार्ट तक कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, वो भी दिसंबर 2023 वाले। और ऑल ऑल यूनिट के किए हैं हमने, मतलब कि 10 यूनिट के हमने पीवाईक्यू कर लिए हैं। ठीक है, और काफ़ी शिफ्ट के कवर कर लिए। ये है कंप्यूटर साइंस वालों की शिफ्ट, उसके क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। वहाँ लास्ट वीडियो में मैंने आपको 11 तक करवा दिए थे, अब 12th सम से हमें करना स्टार्ट करना है। और यहाँ पर आपको बाकी 10 यूनिट के करवा दिए मैंने, और लास्ट की जो शिफ्ट थी उसका डीआई रह गया था और मैथ्स रह गए थे। ठीक है, वो हम कर लेंगे आज अच्छे से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट कहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी थी लॉर्ड कर्जन के डिजाइन के टाइम पे। ठीक है, विच यूनिवर्सिटी वॉज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इनिशियल ईयर में लॉर्ड कर्जन की डिजाइन के टाइम पे। ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के टाइम में कौन सी यूनिवर्सिटी लंबी थी या बड़ी थी। तो इसका आंसर आ जाएगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, कैसे, अब इसकी एक ट्रिक भी होती है। CBM बोल लो या फिर KBC बोलो। ठीक है, CBM मतलब सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी, फिर आई बम्बई, फिर आया मद्रास। ठीक है, पंजाब तो नहीं आ सकता यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ये हम किस में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, ये हायर एजुकेशन का है। तो ये KBC ट्रिक भी कर सकते हैं, यानी कि K से कलकत्ता बोलो। ठीक है, B से बम्बई यानी कि बम्बई हो गया, सी से चेन्नई यानी मद्रास। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक है। CBM कर लो, CBM याद ना रहे तो KBC बेस्ट रहता है। K से कलकत्ता कर लेना, B से बम्बई, C से मद्रास यानी कि चेन्नई। ठीक है, तो ऐसे याद रह जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कहता है। 14 है, अपने को सीक्वेंस में लगाना है इस सीरीज को। ये मैथमेटिकल सम का, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमें लेटर सीरीज मिलती है। तो आप इसमें लगाइए बस। ये जो खाली दी हुई है ना, इसमें अपने को फिलअप करना है और देखना राइम किस में बन रही है। बताइए आप। तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ABCDB। ठीक है, ऐसे पुट करोगे तो राइम बनेगी इसमें। ये आप करके देख लेना। अब हम देखते हैं यहाँ से 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने को मैच करने हैं OCR, OMR, RFID, MICR को, इन सबके साथ में। तो इसको सोल्व करना मैं बताती हूँ आपको। देखिए, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर किस में यूज होता है, देखते हैं हम। रीडिंग डाटा डायरेक्टली फ्रॉम हार्ड कॉपी एंड कन्वर्टिंग इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। देखो, ये क्या बोल रहा है कि हम हार्ड कॉपी से डाटा को क्या करेंगे, डायरेक्टली लेंगे, रीड करेंगे और कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, ये है सिस्टम दैट रीड करेक्टर प्रिंटेड ए स्पेशल इंक, फॉर एग्जांपल करेक्टर रिटन एज द बॉटम ऑफ बैंक चेक। चेक पर एक स्पेशल इंक से जो करेक्टर लिखे होते हैं उनको पढ़ने के लिए कौन सा यूज होता है वो बताना है। सिस्टम दैट रीड पेंसिल और पेन मार्क्स और ए पीस ऑफ पेपर इन प्री डिटरमिन्ड पोजीशन, कि पहले से निर्धारित की हुई पोजीशन के अकॉर्डिंग हम पेन या पेंसिल से अगर कोई चीज को मार्क कर देते हैं, कोई टुकड़े को मार्क कर देते हैं, फिर उसको रीड करते हैं, वो किस में आएगा। यूज ऑफ माइक्रो मिनट डिवाइसेस, मिनट डिवाइसेस का यूज करते हैं हम कुछ डिस्टेंस पे, वो बताइए। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। देखो, जो OMR शीट नहीं होती, अपना एग्जाम देते हैं OMR शीट होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जो पेन से ऐसे ऐसे ब्लैक करते हैं उसी को तो रीड करा जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो पेन और OMR को हम फर्स्ट से मिला देंगे। ठीक है, ए का फर्स्ट आ गया तो इट मीन्स अपना आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ही हो गया। 1 सेकेंड। पेन पेंसिल से OMR शीट। बी का बताया था ना मैंने। हाँ, ए का नहीं बताया था, बोला सही था, निशान गलत लग गया। देखिए, हम्म, तो बी का 1 किस में है, इस 3 में है। इट मीन्स यहाँ पे अपना आंसर आ गया। देखो, एक से ही अपना आंसर बन गया। एग्जाम में आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। एक एक अगर आपको आता हुआ उसी से बना के देखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन यहाँ पर आपको मैं अब यहाँ डिटेल में समझा रही हूँ, तो अच्छे से आपको करके भी दिखाऊंगी कि कैसा कैसे पूरा जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। देखिए, ये तो आपका हो गया OMR का, तो क्योंकि आपको पता है पेन पेंसिल से हम क्या करते हैं, गोले गोले करते हैं, उसको पढ़ा जाता है।
ओसीआर कहाँ पे यूज होता है, और एमआईसीआर, एमआईसीआर आपको पता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक होती है जो करेक्टर को रीड करती है। ये कहाँ पे होती है, चेक वगैरह को रीड करती है, जो बैंक के चेक होते हैं ना अपने, उस पर एक स्पेशल इंक से लिखा होता है ऐसे ऐसे लाइन से, है ना, आपने चेक देखा होगा, तो वो एमआईसीआर वाला हो जाता है। फिर आता है ओसीआर, ओसीआर में क्या करते हैं हम, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जो हम मॉल वगैरह में जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसका डाटा डायरेक्टली हार्ड कॉपी से क्या रीड कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में लेके आते हैं हम, है ना, तो वो स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को, तो वो कंप्यूटर में चला जाता है ना हार्ड कॉपी से। तो एक को हमने किसके साथ मैच कर दिया, 3 के साथ मैच कर दिया, हाँ अपना सी, सी हो गया था क्या, सी नहीं हुआ था, बस डी भी हो गया था। और बचा हुआ क्या है, सी, अपना सी को हम इसके साथ मिला देंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, RFID, जो कि माइक्रोचिप वगैरह को रखता है। RFID की अगर फुल फॉर्म देखनी है आपको, तो RFID देखिए, फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो की फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने वाला, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस से पता लगाता है, तो ये हो गया अपना 15 क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ये है ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल प्रीपोजिशन, जो ट्रूथ है और फॉल्स है, सच्चाई और गलत, दोनों के दोनों एट्रीब्यूट किसके हैं, किसी भी इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट है। क्या ये सही बोल रहा है, वैलिडिटी कैन बी एट्रीब्यूट टू एनी सिंगल प्रीपोजिशन बाय इटसेल्फ, जो वैलिडिटी है वो अपने आप के द्वारा एक सिंगल प्रीपोजिशन है, क्या ये सही बोल रहा है, इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 3 की फर्स्ट तो ठीक है लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि वैलिडिटी जो होती है ना वो सिंगल प्रीपोजिशन में नहीं होती, वैलिडिटी हम देखते हैं, ठीक है। और हम वैलिडिटी में हम एक तो देखते हैं कि आर वी मेजरिंग दैट व्हाट वी वांट टू मेजर, क्या हम वही मेजर कर रहे हैं जो हम मेजर करना चाहते हैं। साथ ही साथ में हम कंसिस्टेंसी भी देखते हैं, ये सिंगल प्रीपोजिशन नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है ना। वैलिडिटी काफी टाइप की होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, और कंटेंट और फेस वैलिडिटी होती है ना। लेकिन जो सच्चाई और गलत है, झूठ और सही है, वो किसी भी इंडिविजुअल के प्रीपोजिशन होते हैं, बिल्कुल सही बोला है। फिर आती है 17 क्वेश्चन, ये क्या बोलता है कि प्रदीप का माइंड है वो एक गुफा की तरह, केव की तरह है, जो डीप भी है, डार्क भी है और फुल ऑफ बैट्स, चमगादड़ों से भरा हुआ है। क्या ये एनालॉजी है जो कि ओनली डिस्क्रिप्टिव है नेचर में, मतलब इसमें सिर्फ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या यही है। इसमें देखो एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि सिमिलैरिटी दिखाना है, किसी चीज में हम सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रदीप के माइंड की तुलना किससे की गई है, केव से की गई है। और बोल रहे हैं कि यहाँ क्या हम डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रदीप को, ये क्या है, सही है। दूसरा, प्रदीप का माइंड है गुफा की तरह डीप डार्क और फुल ऑफ बैट्स, ये एनालॉजी है जिसमें एक आर्ग्यूमेंट भी है, क्या ये सही बोल रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 3 की फर्स्ट तो ठीक है लेकिन सेकंड गलत है। यहाँ पर तो ये क्या है, प्रदीप की बता देखो, डिस्क्राइब कर रहा है उसको कि एक गुफा की तरह है, एनालॉजी इसमें सिमिलैरिटी बता रहा है। लेकिन सेकंड ये बोल रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट किससे बनता है, प्रेमाइज 1 से, प्रेमाइज 2 से और कंक्लूजन से। यहाँ पर कंक्लूजन थोड़ी ना निकाला है, यहाँ पे तो डिस्क्राइब करा है इसकी सिमिलैरिटी बता के, है ना, तुलना करके। तो फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड गलत है। फिर आता है अंडर मॉनिटरल प्रोटोकॉल डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन है वो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये सही बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मॉनिटरल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो डेवलपिंग नेशन थे, है ना, डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड विकसित और विकासशील देश है ना, उन पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर अंडर किगाली अमेंडमेंट ऑफ प्रोटोकॉल मॉनिटरल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वर टू फेज आउट, कि किगाली अमेंडमेंट थी उसमें क्या बोला था कि CFC को HFC को फेज आउट करना है, क्या ऐसे ही बोल रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। क्यों, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, उनका अलग अलग कंट्री पे अलग अलग इफेक्ट पड़ा था, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये बिल्कुल सही बोल रहा है ना। जो डेवलपिंग विकासशील देश थे उन पे कम पड़ा था और डेवलप्ड थे उन पे ज़्यादा पड़ा था। लेकिन जो किगाली अमेंडमेंट हुई थी उसमें CFC और HFC को फेज आउट नहीं किया गया था। इसका अभी मैं आपको दिखाती हूँ किगाली अमेंडमेंट का, 1 सेकेंड। किगाली
देखिए, दिख रहा है ना आपको? 1 सेकंड में देखती हूँ शो हो रहा है क्या? ठीक है। ये बोल रहा है कि 2016 में हुई थी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट है यानी कि यूएस ने अडॉप्ट करी थी। 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसमें बोला था कि एचएफसी को हम क्या करेंगे, फेज आउट करेंगे। सितंबर 2022 में बोला कि यूएस ने सेनेट रेटिफाइड द किगाली अमेंडमेंट व्हिच वुड कीप प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय कोविड अवॉइड could avoid by 0.5 डिग्री सेल्सियस टू ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाय इतना। देखो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि एचएफसी को फेज आउट करने की बात की गई थी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने की बात की गई थी। और इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें बोला हाइड्रोफ्लोरो के साथ साथ में सीएफसी को भी, सीएफसी को नहीं किया, सीएफसी को तो पहले ही बोल दिया था कि फेज आउट करो। सीएफसी के सब्स्टिट्यूट में तो हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लेके आए थे। पहले देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, उसके बाद में इस हमें पता चला कि इसका सब्स्टिट्यूट भी आ सकता है, यानी कि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अच्छा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, तो हम HFCS लेके आए थे। फिर बाद में अमेंडमेंट हुई किगाली वाली, उसमें बोला कि ये भी सही नहीं है, पूर्ण रूप से ये पोल्यूशन फ्री नहीं है, तो इसकी जगह और लेके आओ, तो इसको भी फेज आउट करने की बात की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर सीधा HFC दिया होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर CFC भी दे दिए, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, फिर आता है 19 क्वेश्चन की विच कोलैबोरेटिव टूल ऑलवेज अलाउ टू क्रिएट डिजिटल बुलेटिन बोर्ड टू शेयर एंड गैदर इंफॉर्मेशन। कौन सा टूल है जो कि हमें डिजिटल बुलेटिन बोर्ड को क्रिएट करने में, उसको शेयर करने में, साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर करने में ना अलाउ करता है? ये आपको मैंने इतनी बार पढ़ाया है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो आप बता सकते हो, बताइए। इसका आंसर आ जाएगा पैडलेट। पैडलेट आपको बताया ना मैंने, एक डिजिटल वर्चुअल बोर्ड होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट आपस में इकट्ठा होते हैं, है ना, और डाटा को, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, वीडियोस को, इन सबको आपस में शेयर करते हैं, कोलेक्ट करते हैं। एक बुलेटिन बोर्ड डिस्कशन फोरम भी बनाते हैं। ठीक है, और एक्स माइंड क्या होता है, माइंड मैप होता है, जिसमें हम, मैंने बताया था कि यहाँ पे सेंट्रल आइडिया हो गया, इसके साइड साइड में ब्रांचेस निकलेगी, फिर हम कोई कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे, तो वो माइंड मैप हो गया। बुक क्रिएटर जो बुक बनाने के लिए काम आता है, प्लेटेगन जो कि एनिमीज बनाने के लिए काम आता है, एनिमी वीडियो होती है ना, वो बनाने के लिए। ये क्वेश्चन है अपना आईसीटी का, ये देखिए क्या बोल रहा है, ये करेक्ट सीक्वेंस में डालना है अपने को मिसिंग यूनिट दैट कैन बी रिप्रेजेंट साइज ऑफ ए फाइल चेंज। इसमें डाटा इंक्रीज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। स्मॉल से लेके लार्जेस्ट तक जाना है, स्मॉल बाइट कौन सी होती है, वहां से लेके लार्जेस्ट तक जाना है। ठीक है, ये आप करिए सॉल्व, फिर मैं आपको बताऊंगी, इसकी ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको जो मैंने बनाई थी मेरे मेरे टाइम पे। मेरा टाइम अभी तो था तो 2023 में ही तो मैंने क्लियर कराया है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हाँ, मैं पढ़ रही हूँ तब मैंने खुद से बनाई थी ये ट्रिक। मेरा 2023 में ही हो गया 2-3 बार क्लियर। मेरे एमकॉम के पेपर के साथ साथ मैंने ये नेट का पेपर दिया था, और एमकॉम करते करते ही मेरा जैसे 13 को नेट का पेपर था, और सॉरी 13 को मेरा एमकॉम का पेपर था, और 11 को मेरा नेट का था, तो देके आई थी मैं। तो फर्स्ट बार में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था तब दिया, सेकंड बार में भी मैंने ऐसे किया कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी मेरा खुद का पीजी का, तब मैं दे के आ गई। मैंने कहा चल एक साथ तो आया ही है, दे आती हूँ, तो फिर मैं दे आई, मतलब कुरुक्षेत्र में ही आ गया था, तो दे आई। फिर उस टाइम भी हो गया था दोबारा मेरा। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हो ही जाता है। अब मेरी सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि मैं एमकॉम का पढ़ रही थी, ये नहीं पढ़ पाई, इस कारण से जेआरएफ का नहीं हुआ, क्योंकि मैंने नेट का छोड़ दिया था, 5 मंथ से मैंने नेट का बिल्कुल ही छोड़ दिया था, पढ़ा ही नहीं। फिर एकदम से मैं एग्ज़ाम दे के आ गई, तो नेट नेट हुआ। अगर मैं पढ़ती रहती तो क्या रिवाइज होता रहता, रिवाइज जरूरी होता है, PYQ लगाने जरूरी होते हैं, वो लगा नहीं पाई, इस वजह से जेआरएफ रह गया, नहीं तो अभी तक जेआरएफ भी आराम से हो जाता, है ना, क्योंकि जितना पढ़ा है उतना तो मेरे को इतना अच्छे से आता है कि देखो मैं पढ़ा भी हूँ, कोई मैं पहले से पढ़ के नहीं आती, तैयारी नहीं करके आती, या वो यहीं पे पढ़ाती हूँ, और वो पता चल ही जाता है किसको कितना आता है पढ़ाने के तरीके से। देखिए इसका आंसर क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है फर्स्ट, सीक्वेंस में लगाते हैं हम स्मॉल से बिग तक। फर्स्ट में आ जाएगा अपना बिट है, उसमें आ जाएगा अपना मेगाबाइट।
मेगा बाइट। ठीक है, 1 सेकेंड रुको। ये सी नहीं आएगा, डी आएगा फर्स्ट। बिट है निबल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछा है इसने। फिर आएगा ए बाइट, ये मैं समझाऊंगी आपको, 1 सेकेंड रुको, पहले हम पुट कर देते हैं। फिर आएगा मेगा बाइट, और उसके बाद में क्या जाएगा, गीगा बाइट। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ, एक बिट होता है ना, ये स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पूछा है। एक बिट जो होता है, एक बिट, इसको एक को मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक बिट होता है, उसमें क्या होता है, 4 निबल होते हैं। एक बिट में 4 निबल होते हैं, ठीक है, और एक बाइट में 4 बिट। इसकी मैं पहले आपको दिखाती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ। बिट बाइट, 1 सेकेंड में आपको दिखाई देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये मैं आपको जो आईसीटी है ना अपना, उसमें भी करवाऊंगी। ये दिख रहा है आपको, देखिए, जो एक बिट होता है ना, एक बिट, उसमें क्या होता है, 0 और 1, जो बाइनरी नंबर होते हैं, यानी कि 8, एक बिट में 4 निबल होते हैं, ये यहाँ पे दिया नहीं हुआ। एक बाइट में 8 बाइट होते हैं, 8 बाइट से एक बाइट बनेगा, ये कंफ्यूज कर रहा है, मैं ये बता देती हूँ, ये टेबल ठीक नहीं दी हुई। 1 सेकेंड रुको, मैं खुद ही बता देती हूँ आपको। देखो, इसी वे में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊंगी 4 बाइट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखो, एक जो बिट होता है, उसमें 4 निबल होते हैं, ठीक है, एक बाइट होते हैं, एक बाइट, उसमें 8 बिट होता है। फिर आएगा, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, एक ट्रिक का ध्यान रखना, इसको इंक चेंज कर लेती हूँ। देखो, कम ऑन गेट अप इजी, कम ऑन गेट अप इजी पीजी बीजी। अब ये क्या है आप सोचते होंगे, है ना, कमोन से बन जाएगा, 1 सेकेंड, इसको सही से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। 1 सेकेंड रुको, मैं इसको ना जूम करके फिर लिखती हूँ। आई थिंक अब सही रहेगा, देख लेती हूँ आपको दिख रहा है क्या। लाइन लगा दे हम, ताकि कटे ना। ठीक है, देखिए, इसकी ट्रिक है, कमोन गेटअप इजी बीजी। ये क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। के से बन गया के बी, ए बी से एम से बन गया एम बी, जी से बन गया जी बी, टी से बन गया टी बी, पी से बन गया पी बी, ई से बन गया ई बी, जे से जेड से जे बी, वाई से वाई बी, और ब्रोंटा बाइट बी वाई लिख सकते हो या बी बी लिख सकते हो, और जिरोंटा बाइट यानी कि जी बी। ठीक है, जीरोंटा बाइट ऐसे लिख दो। ठीक है, तो अब आपसे पूछा था कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट बताना है, स्मॉल टू लार्ज बताना है साइज में, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, मैंने आपको बताया कि 1 बिट है, वो 4 निबल के बराबर होता है, 4 निबल। ठीक है, और एक जो बाइट होता है, बाइट, वो 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, 8 बिट के बराबर हो गया। फिर आता है 124 के बी, 124 के बी आ गया। ठीक है,
फिर 124 KB से यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, रुको, 124 KB, ठीक है, ये हो गया। अब 124 KB को मिला के बनता है MB। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूं, देखो यहाँ पे इरेज करके बताती हूँ। ये जो KB था ना, ठीक है, KB था, इसमें MB कैसे बना, 124 KB मिला के बनता है MB, ठीक है। फिर 124 MB मिला के क्या बनता है, MB के बाद में क्या है, GB, GB। फिर 120, आपको दिख तो रहा है ना, 1 सेकेंड, अरे यार नहीं दिख रहा, कट गया यहाँ से, यही तो प्रॉब्लम है ना, कट जाता है, पता नहीं चलता, तभी मैंने लाइन लगाई थी। हाँ, थोड़ा सा इसको इस साइड कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए अब शो हो रहा है ना, ठीक है। देखिए इसको इरेज कर दो, कोई बात नहीं, आपको वो वाला नहीं दिखता है तो भी मैं तो बता ही रही हूँ ना। 124 KB से मिलकर बनता है 1 GB, MB, सॉरी MB। देखो पहले KB आया फिर MB आया, पहले KB आया फिर MB। कम ऑन गेट अप, ये बनाई थी ना मैंने ट्रिक, KB फिर MB फिर GB फिर TB फिर PB, ठीक है। कम ऑन गेट अप इजी। ये देखिए 124 KB से 1 MB बना, फिर 124 MB से बनेगा 1 GB, ठीक है, GB बन गया। फिर 124 GB से बनेगा अपना कौन सा, कमॉन हो गया, कमॉन गेटअप TB बनेगा, TB, ठीक है। फिर 124 TB से क्या बनेगा, कमॉन गेटअप P से PB बन जाएगा। फिर 1024 PB से बन जाएगा अपना इजी, इजी मतलब कि योंटा बाइट, ठीक है, EB बन जाएगा। तो ऐसे ही ट्रिक है अपनी, ठीक है। तो जो भी 124 KB होता है उससे MB बनता है, 124 MB होता है उससे GB बनता है, ठीक है। तो ऐसे चलता है सीक्वेंस। तो वहां पर क्या था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कम ऑन गेट अप इजी। ये वाली ट्रिक से क्या आपको पता चल जाएगा कि किसके बाद में क्या आना है। 124 तो आप लगा ही लोगे ना, उसके बाद में 124 तो आप लगा ही लोगे। आपको मेन तो ये देखना है, सीक्वेंस में डालना होता है, ऐसे सीक्वेंस में ध्यान नहीं रहता कि कौन सा आएगा। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ट्रिक क्या है, कम ऑन गेट अप इजी, ठीक है, इतना कर लो, इतना ही आता जाता है। ए से हो गया KB अपना, M से हो गया MB, G से हो गया GB, T से हो गया TB, P से हो गया PB, ठीक है, E से EB, और J से ZB, ठीक है। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, योंटाबाइट, और जीरोंटाबाइट, फिर आएगा ब्रोंटाबाइट और जेरोंटा, ऐसे अलग अलग नाम आएंगे, वो आपको आईसीटी में मैं पूरा पूरा कवर करवा दूंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही आप समझ लो कि ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखो, पहले बिट होता है छोटा, मैंने आपको बताया था ना कि एक बिट में क्या होता है, 4 निबल होते हैं। फिर बाइट होता है, बाइट के बाद में किलो बाइट, KB, फिर MB, कमोन, G से टी, देखो मेरी ट्रिक यहाँ पे आई हुई है ना, कमोन, फिर गेटअप, KM, कमोन, GT, गेटअप। तो ये ट्रिक होगी। फिर बिट, बाय निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और जीरोंटाबाइट या गीगाबाइट, गीगाबाइट है ये, गीगाबाइट, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 21 क्वेश्चन, ठीक है। 21 क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें बोला है कि फैमिली वैल्यू आर इम्पोर्टेंट, उसको लिखा जाता है पा या सी सा। वैल्यू आर जनरली कंटीजेंस, इसको लिखा जाता है या डा सा जा सा। सम डेसिस आर कंटीजेंस, इसको लिखा जाता है का डा सा और रो। तो अपने को बताना है कंटाजेंस और वैल्यूज की, इसका क्या आंसर है। आपको मैंने लास्ट क्लास में इस ऐसे ही एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें एक चैंपियन वाला था, है ना, चैंपियन और फैमिली के बोला था। तो अब वैसे ही आपको सोल्व करना है, एक बार सोल्व करिए फिर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, सोल्व अगर आपने कर लिया है तो इसका आंसर दिखा देती हूँ मैं, इसका आंसर आएगा 4th। अब कैसे आएगा ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एज यूजल हम सोल्व करेंगे अच्छे, एकदम जीरो से, ठीक है, जीरो से सोल्व करते हैं।
फैमिली है, फैमिली वैल्यू आर इम्पोर्टेंट, यहीं पे लिख देते ना। एक उस दिन वाली तरह करने के बजाय हम क्या करते हैं, अपने को लिखना नहीं पड़ेगा, यहीं पे लिख देते हैं इसके ऊपर ही, है ना। अच्छा आइडिया। देखिए ये थोड़ी सी लाइट का प्रॉब्लम हो गई, 1 सेकेंड रुको। अब आपको शो हो रही है ना? नहीं कट रही है स्लाइड। अब दिख रही है? हाँ आई थिंक अब अच्छे से दिख रही है आपको, ठीक है। या फिर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देती हूँ, 1 सेकेंड रुको आप। देखिए अब अच्छे से दिख रहा है ना? ठीक है। देखिए फैमिली वैल्यू आर इम्पोर्टेंट, इसको क्या लिखते हैं, पा या सी सा, पा या सी सा। फैमिली में आ गया पा या सी और सा, ये हमने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है इसने। वैल्यूज आर जनरली कॉन्टीजेंस, इसको लिखते हैं या, डा, जा और सा, या, डा, जा और सा, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड है सम डाइसेस आर का कॉन्टाजीनियस, इसको लिखते हैं का, डा, सा और रा, का, डा, सा और रो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें ना कॉमन देखना है। अब हमें क्या देखना है, इनमें कॉमन देखना है, कौन सा कॉमन है। देखिए पहले हम इन दो में देखेंगे कॉमन कौन सा है, इसमें सा और सा आ रहा है ना। जो ऊपर वाले जो वर्ड्स है, डिनोटेशन है, उसमें सा कॉमन आ रहा है, सा हमने लिख दिया बाहर। जो चीज कॉमन आ रही है उसको आप बाहर लिखते जाओगे, ठीक है। कॉमन लिख दिया हमने सा। अब इसमें देखो ये जो सेंटेंस था, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, फैमिली वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट, वैल्यूज आर जनरली कंटेजियंस, एक तो आर आ रहा है कॉमन, है ना। दूसरा वैल्यू आ रही है, दूसरा वैल्यू आ रही है। इन दोनों में हमने देखा सा कॉमन आ रहा है और या कॉमन आ रहा है, या और या, है ना, या आ रहा है। तो सा और या, यहाँ पर आर और वैल्यू, ये इतना एक बार हमने साइड में लिख दिया। अब हम देखेंगे थर्ड में और फोर्थ में क्या कॉमन आ रहा है। हमने देखा वैल्यू आर जनरली कंटीजियंस, सम डिसीज आर कंटीजियंस, कंटीजेंस कंटीजेंस आ रहा है तो हमने लिख दिया एक बार, यहाँ पे लिख देते हैं कंटीजेंस आ रहा है, ठीक है। कंटेजेंस जो भी है ये कॉमन आ रहा है, और आर आ रहा है, इसमें भी आर, ठीक है। इन दोनों में अब डिनोटेशन में देखेंगे क्या आ रहा है, का, डा, सा और रो। इसमें देखो सा आया है और इसमें भी सा आया है, इट मीन्स यहाँ पर सा भी कॉमन है और डा कॉमन है, देखो डा, सा और डा, ठीक है। अब एक चीज इन तीनों में से कॉमन होनी चाहिए, इनमें और इनमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो सा, सा, या और डा। इट मीन्स अपनी जो सा है, सा तीनों में कॉमन आ रहा है, देखो, यानी कि जो आर है उसका आ जाएगा अपना सा, ठीक है। और जो वैल्यू है, वैल्यू का यहाँ पर, अब वैल्यू का देखते हैं एक बार, ठीक है। कंटीजेंस का इतना तो अपने को समझ में आ गया, देखो इतना तो समझ में आ गया कि जो सा है इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, और इन तीनों में से कॉमन क्या है, आर है। इन तीनों में से कॉमन क्या है, आर है। तो अपना आर तो आ गया सा, ठीक है। यहाँ पर दो चीज कॉमन थी, कंटीजेंस और आर थी, तो यानी सा इसमें अपने को पता ही चल गया कि आर है। तो इट मीन्स ये जो डा है वो क्या होगा, डा हो जाएगा अपना कंटीजेंस, ठीक है। जो भी, तो डा देखो इसमें कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ये तो पहले ही कट हो गया, ठीक है। डा तो अपने को पता चल गया कि कंटीजियंस है। अब वैल्यू का पता लगाना है हमें, है ना, वैल्यू का पता लगाना है। वैल्यू का पता लगाने के लिए अब अपने पास देखो या बचता है, यहाँ पे सा तो अपने को पता चल गया कि आर है, तो इट मीन्स ये वैल्यू कौन सी है, वैल्यू या हो गया। तो देखिए आंसर आ गया या और डा। मतलब सीधी सी बात है, एक अगर आपको वर्ड पता चल गया तो उससे आपका पूरा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है, बाय चांस अगर ना भी मैच करता हो, एक वर्ड ही मिले आपको, तो आपको दोबारा देखना है बाकी सेंटेंस में भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं 22 क्वेश्चन, उसके बाद में हम बाकी के कल करेंगे।
जो न्याया सिलोजिज्म थे उसमें 3 प्रीपोजिशन होती है, क्या ये सही बोल रहा है? और अरिस्तु है, उसने बोला है सिलोजिज्म है उसमें 5 प्रीपोजिशन होती है, क्या ये सही बोल रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा कि दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि दोनों ने उल्टा बोला है। क्यों? क्योंकि जो न्याय है ना, इसकी 5 प्रीपोजिशन होती है और अरिस्तु ने सिलोजिज्म में ना 3 प्रीपोजिशन दी है। कौन-कौन सी? न्याय में तो न्याय के अकॉर्डिंग 5 प्रीपोजिशन कौन सी है? पुन, PHUUN, यानी कि परसेप्शन, हेतु, उपमा, उदाहरण और निगमा। ये 5 प्रीपोजिशन दी है। और जो अरिस्तु थे उसने सिलोजिशन में 3 प्रीपोजिशन दी थी। पहला प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन, PPC। ये ठीक है, तो ऐसे बना था ये आंसर। बाकी आज हमारे 22 तक हो गए हैं, बाकी के हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।